Welcome to JRF and SRF Soil Science Preparation. Explore booklets, strategies, tips and insights from our guest and topper, providing expert advice to help you succeed. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभांशु मिश्रा। आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत हमारे गेस्ट जो हमारे दोस्त भी हैं उनको ले आया हूं। इन्होंने JRF सॉइल साइंस से क्वालिफाई किया, SRF सॉइल साइंस से किया और ये हमारे साथ ही यहाँ पे MSc किए और करंटली ये PhD फर्स्ट ईयर में हैं। तो बहुत स्टूडेंट को ऐसा लगता है जैसे हम बेसिकली जो हमारा बैकग्राउंड है वो हार्टिकल्चर है, बट हार्टिकल्चर में क्या रहता है कि हम लोग सोचते हैं कभी कभी ये हार्टिकल्चर में इंटरेस्ट कम है या हमें इंटरेस्ट ज़्यादा सॉइल साइंस में आ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हम एक बेस्ट गाइडेंस दीजिए कि हम कैसे कि हार्टिकल्चर में हमारा BSc चल रहा है या फिर एग्रीकल्चर से BSc चल रहा है, तो हम सॉइल साइंस से JRF की या फिर SRF की कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो उस लिए हमारे बहुत ही खास दोस्त हैं जो चीफ गेस्ट हैं आज हमारे हार्टी साइंस टीम में, तो हम वेलकम करना चाहते हैं। अतुल, आप बताइए थोड़ा अपना जैसे जनरल इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से आते हैं, MSc PhD आपकी कैसे हुई, आप क्यों ही ऐसा दिमाग में सेट कर लिए कि हमें सॉइल साइंस में ही अपना करियर बनाना है और IRI में ही आना है। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। Thank you, Pranshu. Myself Atul Garg, and now currently I am pursuing PhD first year. I am in IRI Delhi. First of all, I want to say that UG soil science आपको ज़रूरी नहीं कि आपको सॉइल साइंस से JRF करने के लिए आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से ही होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग अगर हॉर्टिकल्चर से हैं या फिर अलाइड कम्युनिटी साइंस फॉरेस्ट्री से भी है तो भी आप लोग सॉइल साइंस में ना केवल सिर्फ कॉलेज बल्कि एक अच्छी रैंक लाके IRI में भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप लोग डेडिकेटेडली जो बुक्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको फॉलो करते हैं, कुछ अलाइड नोट्स हैं उनको फॉलो करते हैं, तो आप बेहतरीन रैंक के साथ उन लोगों से भी अच्छा कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ हमारी जो क्लासेज होती हैं, क्लासों के बाद भी हमारे पास यूजी के टाइम में बहुत ऐसा मतलब फ्री स्पेस टाइम मिलता है कि आप लोग तैयारी कर सके जो चाहे, ना केवल सिर्फ सॉइल साइंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो भी चाहे वो। ये मैंने खुद फील किया है। तो मैंने जब यूजी लगभग फाइनल ईयर में था तो सोचा था कि सॉइल साइंस को ही लगभग, मेरा थोड़ा केमिस्ट्री वाला बैकग्राउंड था, तो मैंने सोचा कि इसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अतुल, आप UG कहाँ से किए वो भी आप बता दीजिए। तो जैसे स्टूडेंट हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी से रहते हैं, क्या रहता है कि यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी नहीं रहती, बहुत बेस्ट गाइडेंस नहीं रहते, उनके मेंटर ऐसे नहीं है कि उनको गाइड करें। तो आप बताइए आप कहाँ से आते हैं पहले। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरी UG RPC पूछा समस्तीपुर से हुई है। और गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस भी मुझे उस समय इतना कुछ नहीं रहा, क्योंकि हमारे सीनियर्स भी एक दो ही इससे पहले IRI में आए थे और उसके बाद हम लोगों का बैच से ही सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स IRI में इस बार आए हैं। तो अगर हम बात करें कि बुक्स वगैरह के लिए, तो एक बुक्स जो है, अभी बुक की बात करते हैं। जैसे आप बताए कि अभी तुम्हारे कुछ ही थे, हम भी ये देखते थे जैसे हम लोग 2023 में आए तो RPCU से बहुत आए। एक RPCU ऐसा है कि जैसे हम लोग पूसा में आए, ये लोग क्या हुआ कुछ टाइम पूसा से ही पूसा आए, ये एक बहुत अच्छा था। तो अतुल का उस टाइम पे बहुत अच्छा सिक्योर अच्छी रैंक ले आए, बट अनफॉर्चुनेटली इनको IRI नहीं मिला, IRI न्यू दिल्ली नहीं मिला, ये IRI असम मिला। बट फॉर्चुनेट ये इस वजह से हुए कि वहाँ पे उस टाइम ऐसा हुआ कि IRI जो असम के स्टूडेंट थे उनका क्लासेस सारा IRI में हुआ, और उसके बाद में भी गुड न्यूज़ ऐसा है कि इनके क्लास के बाद भी यहीं पे रिसर्च होगा। तो अतुल हैं कि वैसे तो ये IRI असम में थे, बट बाद में इनका क्या हुआ कि IRI मेन कैंपस IRI न्यू दिल्ली में आ गए। तो अतुल, आप ये बताइए कि जैसे आपका तो IRI असम में चल रहा था, आप ऐसा क्या आप माइंड में आया कि आप एकदम ठान लिए कि हमें PhD में IRI न्यू दिल्ली ही आना है। सबसे पहले अगर हम बात करें पढ़ाई से ही, तो यहाँ पे जो एक्सपोजर है पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी और आप जो भी अलाइड सब्जेक्ट्स, ज़रूरी नहीं कि आप MSc सॉइल से कर रहे हैं तो सिर्फ आगे सॉइल में अपना फ्यूचर होना चाहिए। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे वाइड स्कोप है कि आप जैसे जस्ट सिविल सर्विस, इफ यू आर टू बिकम IAS देन यू कैन गो फॉर दैट। तो इस एक्सपोजर को देखते हुए मुझे लगा कि यहाँ ज़्यादा ऑप्शन है, तो यहाँ से ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने IRI को प्रेफरेंस रखा। जैसे कि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे, ये
हमारी तरह नहीं बोल सकते, लेकिन एक तरह के निशाचर टाइप की ये भी है जो कि पूरा रात पढ़ते थे। इनको ऐसे अगर इंटमो के टर्म में बोले तो नॉक्टर्नल इनको बोल सकते हैं। ये उस टाइप के थे, दिन में ये सोते थे, रात में पढ़ते थे। और रात में पढ़ते ही नहीं थे, रात में रिसर्च भी पूरा रात में ही किए हैं। हम लोग क्या देखते थे, ये दिन में सोते थे। बाद में पता चला कि 8 बजे निकलते थे, सुबह 8 बजे रूम पे जाते थे। बाद में एक दिन मैं देखा इनको कहाँ जा रहे हैं रात में, इनको देखा कि यहीं पीछे डिवीज़न में ही ये मिले हमें आके। पता चला रात में रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च किए, उसके बाद में पता चला रात ये एडमिशन भी ले लिए पीईडी में। तो ये बहुत हमारे करीब थे। मैं एक टेबल शेयर किया था, हमारे टेबल पे जो बैठते थे 4 से 5 लोग, जिनका सारों का यहाँ बैकअप हुआ है, उसमें से डॉक्टर अतुल भी हमारे साथ थे। तो जैसे बेसिकली ये बताया कि एक चंबल एरिया है राजस्थान का, वहाँ से आते हैं, एमएससी किया, पीईडी किया। अब हम आते हैं बुक लिस्ट पे। उसके बाद हम स्ट्रेटजी इनकी पूछेंगे, कैसे ये कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो किए। इनका IRI ही रह गया। तो आप पहले अतुल बताइए कौन कौन से ऐसी बेसिक बुक से हम स्टार्ट करें जिससे हमारा जो बेसिक है फिर एडवांस तक एक स्टेप वाइज स्टेप हमारा क्लियर होते चला जाए। ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि सॉइल साइंस के लिए सबसे आप एक स्टैंडर्ड बुक है ISSS, इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, न्यू एडिशन और इसका ओल्ड एडिशन। ओल्ड एडिशन 2012, न्यू एडिशन 2015। आप स्टार्ट कीजिए न्यू एडिशन से। न्यू एडिशन का थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आप लगभग 29 चैप्टर्स है। अगर आप उन 29, आपका मतलब नहीं कि आप लोगों का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है या नहीं है, आप अगर उन 29 चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे लगता है आप जो सॉइल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन वही उसी बुक से आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन 29 चैप्टर को आप ये समझो 29 बुक है, इस तरह से उसको कंपाइल किया गया है। वो बहुत अच्छी बुक है। मैं भी देखता था, हमारे साथ बैठ के पढ़ते थे। मैं यही सोचता था, इनसे पूछा भी कि ये कौन सी ऐसी बुक है, जैसे हमारे हार्टिकल्चर में रहता है हैंड बुक लेकर सब बैठे रहते हैं, उसी तरह से जो इनकी एक बुक है वो 29 चैप्टर नहीं, उसको आप समझिए 29 बुक है, वो इस तरह से कंपाइल किया गया है। तो उसको आप अभी अतुल बताएं कैसे कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा उसमें चैप्टर आपको पहले पढ़ना है, कौन सा एडवांस लेवल का जो बाद में पढ़ना है। तो आप अतुल बताइए कैसे उसको स्टार्ट करेंगे। शुरुआत के चैप्टर्स बेसिक पीडोलॉजी से लगभग स्टार्ट होता है। तो आप एक उससे पढ़िए, पीडोलॉजी पढ़िए, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़िए। और आप लगभग मुझे लगता नहीं कि उसको पढ़ने के बाद आपके डाउट रह जाएंगे। अगर उसके बाद भी आप, और मुझे लगता है कि सिर्फ आपका टारगेट क्या है, नॉलेज गेन करना है, IRI में आना। IRI में आने के लिए बुक सिर्फ JRF के लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद आप एक बार IRI में आ जाइए, फिर PhD में जैसी एंट्रेंस के लिए तैयारी करेंगे, वो बुक फिर आपके लिए सफिशिएंट होगी। लगभग उससे जो लगभग सारे क्वेश्चन उससे उसकी रेडियस से बाहर आता नहीं है। और अगर तुम्हें और एडवांस लेवल की नॉलेज चाहिए तो उसके लिए पीडोलॉजी के लिए सेपरेट बुक आती है, सैगल वगैरह। उसके बाद मैकब्राइट केमिस्ट्री के लिए बुक्स आती है, वो सब आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। बट आपका सिलेबस, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपका सिलेबस सॉइल साइंस, स्पेसिफिकली सॉइल साइंस का ISSS से बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। और अगर आया तो वो आपसे नहीं हुआ तो किसी से भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप पढ़े हैं, आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो आप बेटर उसमें कर पाएंगे। तो डॉक्टर अतुल, जैसे कि हमारे हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे जो रिसेंट एडवांसेस हो रहे हैं, रिसेंट टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा सॉइल साइंस में भी है, क्योंकि जो रिसेंट में डिफरेंट इंस्टीट्यूट है उनसे जो रिसर्च चल रहा है, रिसेंट अपडेट जो उनसे है, वो ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है? नहीं, सॉइल साइंस का स्टैटिक क्वेश्चन मैं अब तक देखा हूँ, स्टैटिक क्वेश्चन पे ही वो लोग हैं। हाँ, एग्रोनॉमी और अगर आप JRF के लिए पढ़ रहे हैं तो सिर्फ स्टैटिक 12 पोर्शन ही अभी तक है। करंट में 1-2 क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो आप जर्नल जो पढ़ते हैं तो वही सब होते हैं, अगर कर पाए तो ठीक, नहीं तो इतना ज़्यादा उसका मेरिट में आपका वो रहता, कंट्रीब्यूशन रहता नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि SRF के लिए, तो SRF के लिए कि एग्रोनॉमी के लिए RS मीना है, और मुखोपाध्याय के केमिकल्स के लिए मुखोपाध्याय वाली बुक है। और उसके अलावा पार्ट A तो सबके लिए कॉमन ही रहता है। अच्छा, वो केमिकल की जो पतली सी पूरा रखना पड़ता है, मैं भी देखता था ये लोग बेचारे उसको रखते थे क्योंकि पूरा वो केमिकल का पूरा है, बहुत रखना पड़ता है वो बुक को। SRF में क्या है कि उसमें हमारा 3 पार्ट हो जाता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो तो सबका रहता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आता है। हमारा जो B पार्ट रहता है, जैसे जो अगर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए JRF की, सेम JRF का जो लेवल है वही B पार्ट का रहता है। अगर आप अच्छे से JRF की तैयारी किए तो B पार्ट में आपका हो जाएगा। जो मेरा कोर ग्रुप रहेगा सॉइल साइंस, उसमें हमें SRF में आके थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ता है। तो जिसके लिए अभी बताए ये मीना सर की बुक,
और ये केमिकल्स की बुक जो है वो, और ऐसी भी कुछ बुक हैं जो आप इतना करिए, लगभग जो मेन जो सिलेबस का पार्ट है इनसे कवर हो जाता है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो इरिगेशन वाली बुक्स हैं वो सब, मैं तो वो सब नहीं फॉलो किया था, मैं RS मीना मुखोपाध्याय। और उसके अलावा सॉइल साइंस JRF में तो पढ़ाई था, तो एक बार रिवीजन IEEE वो अच्छे से किया था, तो इस सब में लगभग आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। अंडर 10 का तो मैं बताता हूँ, अंडर 10 आप इस सब में करके आ जाएंगे। जैसे डॉक्टर अतुल, कुछ स्टूडेंट रहते हैं उनको रहता है प्रैक्टिस चाहिए, तो ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव बुक है या कोई टेस्ट सीरीज है जिसमें उनको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे? ये क्या है, एक ईरा चेंज हो रहा है नाउ, हम इसको कह सकते हैं JRF SRF के मॉडर्न ईरा चल रहा है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन कि ASRB नेट का भी इस बार ऐसा हुआ, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम रीजनिंग टाइप के, स्टेटमेंट टाइप के, मैचिंग टाइप के, मल्टीपल चॉइस हैं। तो पहले जो हमारी एग्जिस्टिंग बुक थी उसमें वन लाइनर के सारे क्वेश्चन थे, तो अब ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिसमें कुछ हमारा जो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। ऑब्जेक्टिव के लिए एक टी रमेश जो बुक आती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप, मुझे मानना है कि आप कंसेप्ट एक बार बुक को पढ़ लिए फिर उसको रिवाइज कीजिए, और कंसेप्ट वगैरह, और कंसेप्ट को बार बार जितना हो सके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ऑब्जेक्टिव बुक के पीछे एक बार आप ज़्यादा भागने का मुझे लगता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं। और टी रमेश एक ऑब्जेक्टिव करके बुक आती है, उसको आप ऑब्जेक्टिव के लिए ले सकते हैं। अच्छा, तो जैसे अतुल कुछ रहता है, बहुत सारे रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट भी है, रिवीजन कैसे करना है, आप कैसे अपना एक टाइम शेड्यूल बनाए थे, उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम फॉलो किए और रिवीजन करते रहे कि आप एक बेस्ट टू बेस्ट रैंक ले आ पाए? रिवीजन का बात है कि जैसे कि आप लोगों को कुछ भी पढ़ा है तो उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना है। जो भी कल पढ़ा है उसको आगे तब बढ़ना है, उसको पीछे वाला रिवाइज हो गया। मेरा एक सबसे बड़ा थोड़ा सा लूपहॉल ये रहा कि मैं पीछे वाला आगे वाला नया पढ़ता गया और पीछे वाला मैं रिवाइज करने में टाइम दे दिया, तो वो क्या हुआ, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो बात है कि आप पीछे आगे वाला पढ़ने से पहले पीछे वाला पूरा रिवाइज कीजिए, फिर आगे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप बार बार जब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे मेमोरी में एक परमानेंट सेटल हो जाती है, फिर आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होते कि ये आंसर है या ये आंसर है, तो वो एक एक्यूरेसी के लिए वो मैटर करता है। जैसे सब लोग बताते हैं टॉपर से ज़्यादा फेलियर को एनालाइज करना चाहिए, तो अतुल वो चीज़ बता रहे हैं जो एक फेलियर करते हैं, वो रिवीजन नहीं करते, इस वजह से क्या दिक्कत आ जाती है। तो आप टॉपर के साथ साथ फेलियर जो बताते हैं वो उसका भी आपको नॉलेज हो रहा है, तो इस अकॉर्डिंग आप लोग एक टाइम मैनेजमेंट करिए, ऊपर नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। 3 मेन जो है कि हम ये एनालाइज किए हैं, जितना भी सब्जेक्ट है, कोई सा भी हार्टिकल्चर, सॉइल साइंस, फॉरेस्ट्री, जितना है एग्रोनॉमी, सब में यही बेसिक स्टेप्स हैं। हमें स्टार्टिंग करना है, स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना है, हैंड रिटन नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। इसके एक्स्ट्रा में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन हुआ, कुछ ऐसा केमिकल्स वगैरह आप में आता होगा, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा, जिसको हम अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करें और डिस्कस करते करते वो ऐसा हमारा मेमोराइज हो जाए इजीली। ऐसा कुछ आप बताइए जिससे स्टूडेंट को जो वो एज ए फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं उनको ज़्यादा कुछ हो सकता है। देखिए, जब मैं यूजी में था तो यूजी 4th ईयर में हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, 5 लोगों ने मिलके, तो टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोगों का चैप्टर वाइज क्विज होता था, तो उससे मुझे बहुत फायदा मिला। अगर तुम लोग प्रेशर में नहीं है कि हमारे पास ग्रुप नहीं है तो सेल्फ भी कर सकते हैं, अगर 2-3 स्टूडेंट मिल जाए तो और बढ़िया। तो एक वो रहता है कि जब 3-4 लोग रहते हैं साथ में तो अच्छा, मतलब चैप्टर वाइज क्विज होते हैं तो हम लोग बोर भी नहीं होते और हमारा सिलेबस भी पूरा कवर होता रहता है। तो दोनों बेस्ट है, सिंगल भी पढ़ सकते हो और ग्रुप मिल जाए तो वो भी हो सकते, वो भी पैरेलल पढ़ाई। एग्जैक्टली जैसे कि हम बताएं, हम तो हार्टिकल्चर से, पोमोलॉजी से हम तैयारी कर रहे थे SRF का, लेकिन उससे हमारा कोई सॉइल से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आता था, सेम टेबल में बैठे रहते थे, तुरंत मैं पूछ लेता था अतुल से ये कि ये सॉइल में जैसे कोई न्यूट्रिएंट से हो रहा है, इसका डिफिशिएंसी इसमें आ रहा है, कैसे आएगा, मैं पूछ लेता था अतुल को। तो और अतुल का ऐसे बताएं कि ये हमारे वो बेसिकली फ्रूट का क्वेश्चन रहता था, लेकिन उसको अतुल बहुत नाइसली उसका हमें बताते थे, हमें समझा भी देते थे, इससे हमारा फ़ायदा होता था, इनका रिवीजन भी हो जाता था। तो बेसिकली जो हमारा स्टेप था यही सारे थे, इसके एक्स्ट्रा में जैसे कुछ नहीं है, टॉपर सारे वही बताते, आपको बस एक अपनी स्ट्रेटजी स्टार्ट करना। अब अतुल आप ये बता दीजिए, जैसे हमारे पास BSc में 4 साल रहता है, तो अगर हम अच्छी रैंक लाने के लिए कब से स्टार्ट करें अपनी तैयारी?
अगर देखो आपका आपके ऊपर है कि ये तो आपके सेल्फ डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप कब से तैयारी स्टार्ट किए हैं। मैं तैयारी किया था 6 सेमेस्टर में। अगर आप 6 सेमेस्टर में अगर 5th सेमेस्टर से भी आप अपने सॉइल को बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो 5th 6 और 7th सेमेस्टर तक 8 सेमेस्टर में लगभग आसपास अपना एग्जाम आ जाता है 8 सेमेस्टर के बाद। तो ये 3 सेमेस्टर में आप अच्छे से सॉइल को 2 बार क्योंकि ये 1.5 साल हो गए और 1.5 साल में आप सॉइल को लगभग 2 या 3 बार रिवाइज कर सकते हो। तो ग्रिप एक बार सब्जेक्ट पे आपकी बन गई तो मुझे लगता नहीं कि IRA फिर आपसे दूर रहेगी। एग्जैक्टली ऐसे आप जैसे SRF में भी बहुत प्रेशर रहता है। SRF में कोर्स वर्क बहुत सारा रहता है, रिसर्च वर्क रहता है, उसके बाद भी बहुत सारा सेमिनार, पेपर, थीसिस, सिनॉप्सिस, बहुत सारा काम रहता है। तो आप SRF के लिए कैसे टाइम मैनेजमेंट किए? थोड़ा बहुत तुम्हें बता दिया कि आप रात में आते थे, बट अपने अकॉर्डिंग आप बताइए कैसे आप सारा कुछ ऐसे बैलेंस करके चले जिससे आपको अच्छी रैंक भी आ गया, आपका सारा जो काम हम ऑफिशियली जैसे बोल सकते हैं वो सारा काम ही एक टाइम से हो गया। ये तो बात है कि रिसर्च के साथ साथ SRF की तैयारी करना थोड़ा सा PhD एंट्रेंस के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग एडिक्टेड हो गए एक तरह से कि हमें IRA आना है तो फिर मुझे लगता है कि वो हेक्टिक आपके लिए कंफर्ट वो एंजॉय बन जाता है। तो वही हमारे साथ हुआ था। लगभग 2 महीने SRF से 2 महीने पहले मैंने अपना रिसर्च का काम लगभग बहुत कम कर दिया था और पूरा डेडिकेटेडली उसके लिए फोकस कि पहले ये करेंगे उसके बाद रिसर्च स्टार्ट करेंगे। लेकिन रिसर्च के टाइम भी मैं ऐसे नहीं कि पूरा दिन रिसर्च ही करो, रात जब भी रिसर्च ख़त्म करके रात को आता पूरा जो पुराना पढ़ा हुआ है उस चैप्टर को पलट के देखता है एक बार जो याद है या नहीं है। एग्रोनॉमी के लिए RS मीना वाली बुक है वो भी पढ़ता था और मुखोपाध्याय वाली बुक है वो भी मैं लगभग पढ़ता है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह छोड़ दिया, लेकिन एग्जाम से 2 महीने पहले लगभग डेडिकेटेडली मैंने सॉइल को दिया था। तो ये एक बहुत अच्छा हमारी तरफ से इंट्रोडक्शन रहा। इसमें आप लोगों को बेसिक से लेके एडवांस तक JRF के लिए भी SRF के लिए जितना भी नॉलेज होना चाहिए था कि कैसे स्टार्ट करें, हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, क्या बुक फॉलो करें, हम सारा कुछ डिस्कस किए। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा, बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो लास्ट हम थैंकफुल करना चाहेंगे ये दोस्त हमारे अतुल को जो हमें टाइम दिए। और ये हमारे साथ साथ मैं एक बार बोला तो अतुल जस्ट रेडी हो गए, मतलब कि बहुत हेल्पफुल टाइप हैं। ये हमेशा जूनियर्स का हेल्प करना चाहते हैं। तो थैंक यू अतुल। थैंक यू प्रियांशु।